हमने है ना चालू करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माइंड मशीनरी के, जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में आए थे। तो हम अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे थे वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चन 70 से 80 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और आज हम कुछ जो पी वाई क्यू आपके पी वाई क्यू जो 2015 में आए हैं वो बचे हुए दो 10 15 क्वेश्चन, 5 7 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो देख लेंगे। और उसके बाद में हम पी वाई क्यू 2021 माइंड मशीनरी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें शायद हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। गेट एंड बॉक्स किस टाइप का होता है, बेसिकली डी वर्ल्ड साइज का होता है, फिर कोयल का क्या यूज होता है, फिर फ्लीट एंगल का क्या लिमिटेशन होता है, फिर 1 किलो वाट टॉर्क कन्वर्टर, हाइड्रोलिक प्रेशर, बटरेस सपोर्ट, टाइम डिपेंडेंट यील्ड, ब्लेयर, वैन पंप, गियर पंप। एंड हमने यहाँ पे पंप का बेसिक टाइप क्लासिफिकेशन भी देखा कि रोटरी टाइप होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोटिक रेसिप्रोकेटिव होता है, एक रोटरी पंप होते हैं। रेसिप्रो रेसिप्रोकेटिंग में जो कौन कौन सा होता है, पिस्टन पंप, पंजर, डाई। ठीक है, ये सब रेसिप्रोकेटिंग है। ये पॉजिटिव भी है, अगर पॉजिटिव वाला पूछा जाए। यहाँ पे वेन पंप और गियर पंप पूछा था तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होगा, क्योंकि पंप में पॉजिटिव वाले में देखिए यहाँ पे गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप, ये सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लेता एक्सियल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्री फ्यूगल पंप विद मिक्स फ्लो और रेडियल फ्लो, अगर ये पूछ लेता तो ये होते थे रोटोडायनेमिक पंप, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकेटिव पंप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये रोटरी पंप का है एग्जांपल, तो इसलिए ये नहीं हुआ। आइदर पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से याद रहेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये रिम वाला भी लास्ट क्लास में देख लिया था कि फर्स्ट अगर हम ड्रिल करते हैं फिर उसके बाद में वापस उसको साइजिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, उसको हम रिमर बोलते हैं, रिमिंग बोलते हैं ना। तो ए रिमर इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज फॉर इनलार्जिंग द फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज, है ना। कितनी साइज का, अगर मान लो ड्रिल डाया आपका, आपने 20 mm का लिया है, आपको 30 mm का होल मारना है, तो आप उसमें रिमर यूज करके उसको इनलार्ज कर सकते हैं। और इसमें भी रिमर के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक पैरेलल हैंड रिमर होता है, हैंड रिमर होता है, सॉकेट रिमर होता है, टेपर पिन रिमर होता है, स्ट्रेट। तो अगर ऐसे कभी नाम दिखे ना तो आपको गूगल करना है या कोई बुक छान मारनी है, उसका इमेज या फोटो देखने का कोशिश करना है, जिससे कि थोड़ा दिन ज़्यादा दिन तक आपको याद रह सके। ठीक है, आते हैं अब। आज से हम यहाँ से डिस्कस करेंगे 5 7 क्वेश्चन इस पीपीटी के हैं, फिर अपना पी वाई क्यू 2015 फिनिश हो जाएगा और पी वाई क्यू 2021 से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि फुल लोड ऑफ द कॉपर लॉस और ट्रांसफॉर्मर। अगर बोल रहा है कि फुल लोड पे अगर 1600 वाट है, ठीक है, तो बोल रहा है कि हाफ हाफ लोड पे कॉपर लॉस है। अगर फुल लोड पे कॉपर लॉस सपोज एक्स है, हाफ लोड पे कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। मान लो हाफ लोड का 1600, ठीक है, कॉपर लॉस को मान लो एक्स है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर फुल लोड पे हमने क्या माना,
एक्स, हाफ लोड पे कितना हो जाएगा x/2। और ये फॉर्मूले में जब हम रखेंगे कॉपर लॉस एट एक्स लोड, ये क्या होता है x² इंटू फुल लोड। तो x/, इसको 1/2 लिख सकते हो आप, 1/2 स्क्वायर इंटू फुल लोड, ये हो जाएगा 1/4। फुल लोड पे कितना था 1600, तो कॉपर लॉस हाफ लोड पे कितना आ जाएगा 400। तो ये आपको बेसिक छोटी बोर्ड की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेन ये फॉर्मूला था। और अगर यहाँ पे बोल देता फुल लोड हाफ लोड, यहाँ पे बोल देता 1/4 लोड, तो 1/4 लेते, 1/4 लेते, तो ये स्क्वायर होके 1/16 हो जाता, इंटू 1600 हो जाता, और यहाँ से 100 आता आंसर, है ना। तो किस टाइप का इक्वेशन है उसमें आपको वैल्यू रख के सोल्व करना आना चाहिए। बोल रहा कि पावर ट्रांसफॉर्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। बोल रहा है कि जो पावर ट्रांसफॉर्मर है वो किस ऐसे बनाया जाता है जिससे कि जनरली मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी, वो नियरली फुल लोड पे प्राप्त होती है। अगर आपका नियरली आप फुल लोड पे काम कर रहे हैं पावर ट्रांसफॉर्मर को, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आपको रटे होने चाहिए कि कभी भी ये पूछ ले पावर ट्रांसफॉर्मर में जब मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पे प्राप्त होती है, तो आपको ये याद आना चाहिए कि नियरली फुल लोड पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि पावर ट्रांसफॉर्मर आर ऑपरेटेड एट अ फुल लोड मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, हमेशा जनरली वो फुल लोड पे ही काम करता है। while the loading of the distribution transformer depend on the demand and the loaded about 50 to 60 एवरेज, ये कोई काम की पॉइंट नहीं है। hence the maximum efficiency power design the maximum efficiency of the full load maximum the, ठीक है, ये वही बात घुमा फिरा के रोटेट कर करके वही बात बोली गई है कि आपको नियरली फुल लोड जब होएगा तभी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर ट्रांसफॉर्मर में प्राप्त होएगी। पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर किसमें, एसी करंट, एसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, एसी करंट में पावर फैक्टर होता है, देखो पी को बोलते हैं हम ट्रू पावर, ठीक है, वो होती है ईवी आईवी, ये है अपीरेंट पावर और वर्चुअल पावर। और कोस फाइव को हम बोल रहे हैं पावर फैक्टर, ठीक है, मतलब कोस फाइव को हम बोल रहे हैं पावर फैक्टर, और ईवी आईवी को हम बोल रहे हैं ट्रू पावर, ठीक है। तो पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, है ना, भले पूछा जाए नहीं जाए, कोई न्यूमेरिकल आए नहीं आए, बट आपको ये पूछा जाना चाहिए क्योंकि थ्योरी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देख लो, पावर फैक्टर बाय ट्रू पावर बाय अपीरेंट पावर, तो रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपीरेंट पावर इज नोन एज पावर फैक्टर। रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर इज नोन एज द पावर फैक्टर ऑफ द एसी करंट, है ना। और उसके आगे की कैलकुलेशन आप देखना चाहो तो देख लो, वैसे R/Z होता है, जेड मतलब ये होता है √√R² प्लस एक्स ऑफ लॉस माइनस एक्स ऑफ सर्किट का स्क्वायर, ठीक है, R/R ये होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर इतना याद नहीं रहता है तो आपको ये चीज तो याद रखनी है, पावर फैक्टर बराबर ट्रू पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर। ये भी आपको याद रखना है कि ट्रू वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द एसी सर्किट लाइज बिटवीन 0 to 1। कभी भी पूछ ले कि वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द एसी सर्किट किसके बीच में लाई करती है, तो वो 0 and 1 के बीच में काम करती है, जिसमें 0 मतलब प्योरली इंडक्टिव होता है और 1 मतलब प्योरली रजिस्टिव होता है।
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी पूछ लेगा कि जीरो मतलब क्या है, वन मतलब क्या है। तो जीरो से वन में होता है, जीरो मतलब पूरा का पूरा रजिस्टिव, पूरा का पूरा इंडक्टिव है, और वन मतलब पूरा का पूरा रजिस्टिव है। ए ट्रांसफॉर्मर, आपको इससे क्या पता चल रहा है, जो पीवाईक्यू में हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर का आपको डिटेल से, अगर रिकॉर्डेड वीडियो में देखने हैं कि ट्रांसफॉर्मर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वहाँ मिलता है, अच्छे से समझ आता है, अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पे भी मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बुक कर। पर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपको सारे के सारे जो भी पीवाईक्यू में आए हैं क्वेश्चन, नॉट ओनली इन द फर्स्ट और सेकंड क्लास बट आल्सो इन एनी एग्जामिनेशन कम्स, है ना। तो जहाँ जहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन देख लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, होते हैं, होते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के मैं आपको चार पांच क्वेश्चन बता दूंगा कि इसी पेपर में पूछे गए। अगर 100 में से पांच छह क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ए ट्रांसफॉर्मर हैज ए नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन द लोड पावर फैक्टर, बोल रहा है कि नेगेटिव वोल्टेज कब होंगे। व्हेन कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड होगा तब ये रेगुलेशन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड एट अ स्पेसिफिक पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड द चेंज इन द एक्सप्रेशन इन द परसेंटेज। नहीं समझ में आएगा? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि अगर मान लो आप नो लोड से, मतलब कोई भी लोड अप्लाई नहीं कर रहे हो, वहां से लेके अगर फुल लोड पे जा रहे हो, तो चेंज इन द सेकेंड, जो सेकेंड टर्मिनल होता है वोल्टेज का, उसमें चेंज आएगा, है ना। पहले मान लो नो लोड वाले को हम E2 मान लेते हैं, E2 से हम V2 जा रहे हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2, ये है आपका वोल्टेज रेगुलेट। देखो, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसमें देखो, अगर ये पूरा फॉर्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर IR कोस फाई टू मान लो आप, प्लस माइनस आएगा IR IX मान लो इसको, लोड बाद में चेंज हुआ है, साइन फाई टू डिवाइडेड बाई E2। आपको बस यहाँ याद रखना है कि यहाँ प्लस माइनस आ रहा है। अगर प्लस मतलब क्या हो गया? लेगिंग। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? लीडिंग। तो बोलता है कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा? कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड, और उसको अदर टर्म में क्या बोल रहे हैं हम? लीडिंग। जब लीडिंग होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये इससे छोटा है ही है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। ओवरऑल नेगेटिव आएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर यहाँ आप साइन नेगेटिव लेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका नेगेटिव आएगा, उससे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। पर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद रखनी है ये टर्मिनोलॉजी कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होगा और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव जब होगा जब ये लेगिंग होगा, लोड जो है वो लेगिंग होगा, लेगिंग लोड पे। ठीक है। और नेगेटिव कब होगा? जब लीडिंग होगा। लीडिंग लोड। ठीक है। अगर इसके अलावा आपको क्या याद रखना है वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड, ये जब नेगेटिव हो रहा है तो ये होता है कैपेसिटिव, और ये होता है इंडक्टिव।
तो आपको चार्ट बना लेने हैं, ये चारों पॉइंट लिख देने हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है लेगिंग लोड पे, या फिर इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है, लीडिंग लोड पे या कैपेसिटिव लोड पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ट्रांसफॉर्मर में जब आप थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर करेंगे तो ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लिली कंट्रोलर। देखो, ये से मैंने आपको बोला है कि ड्रम वाइंडिंग, जो वाइंडिंग सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन में इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी नेम आ रहे हैं, तो आपसे वो पूछ लेता है, उसको भी तो जोर आता है ना पेपर बनाने में। तो जहाँ कोई नाम देखा लिवली कंट्रोलर पूछ लेगा। पहले भी हम देखे थे अलग अलग सेफ्टी टूल्स इंस्ट्रूमेंट पूछे जा रहे हैं ना, और भी हम देखते रहेंगे। तो आपको जैसे ही कोई सेफ्टी डिवाइस, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि सेफ्टी डिवाइस पूछे, सेफ्टी डिवाइस हो या कोई पार्ट्स या कंपोनेंट्स हो, ये पूछता है। तो अगर ऐसे नाम आए तो आपको डिटेल से देखना है, नाम देखना है, उसकी फोटो देखनी है, अगर वीडियो मिल जाएगी कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, तो वो चीज़ देखनी है, तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। आप अगर उस किसी क्वेश्चन पे अभी 5 मिनट ज़्यादा दे रहे हैं तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, लिली कंट्रोलर इन ड्रम वाइंडिंग क्यों यूज जरूरी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये ऐसा कुछ दिखता है आपका लिली कंट्रोलर। जो लिली कंट्रोलर है वो आपका जो स्कीप है ना, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग इन द लोअरिंग एंड रेजिंग। मान लो आपका स्कीप है वो नीचे और ऊपर जा रहा है, उसकी जो स्पीड है ऊपर आने समय और नीचे जाते समय, उसको कंट्रोल करता है लिली कंट्रोलर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिली कंट्रोलर का क्या यूज है याद रखेंगे। द प्रोफाइल ऑफ द गियर टीथ। देखो, प्रोफाइल ऑफ द गियर टीथ अगर पता करना है तो मैं आपको पहले बताया, क्लासिफिकेशन साइज मैंने ही बता दिया था, है ना। तो आपको गियर के बारे में जब भी पढ़ रहे हैं तो गियर के बारे में पहले पता होना चाहिए गियर क्या है, फिर उसके टाइप्स देखने हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बारे में छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्रोफाइल टीथ क्या होते हैं, प्रोफाइल टीथ किसे बोल रहे हैं, और भी कोई कंपोनेंट है तो वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहे हैं प्रोफाइल ऑफ द गियर टीथ कैसा होता है। पहले तो गियर, गियर टीथ की प्रोफाइल किससे बोलते हैं, शेप ऑफ द टीथ, कि किस शेप का टीथ है। जैसे मान लो आपका ये गियर है तो यहाँ पे टीथ होंगे, तो ये टीथ किस शेप का है उसी को हम प्रोफाइल ऑफ द गियर बोल रहे हैं। और ये किस काम में आता है प्रोफाइलिंग, की दूसरे गियर के साथ आपका जो एक गियर है वो दूसरे गियर के साथ किस तरह है मैच कर सकता है या फिर फिट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और अलग अलग गियर के अलग अलग टीथ के अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, जैसे स्पर गियर का अलग होगा, हेलिकल गियर, बेवल गियर, अपन देखे हैं बहुत सारे टाइप। तो उसी में किस तरफ की प्रोफाइल हो वो देखेंगे। तो ये जनरली हम दो टाइप की पढ़ते हैं, एक होता है इनवैल्यूड गियर प्रोफाइल, एक होता है साइक्लो साइको साइक्लोडल गियर प्रोफाइल। ये दोनों ही नाम पढ़ते हैं, साइक्लोडियल और इनवॉल्यूट, साइक्लोडल और इनवॉल्यूट। तो जो प्रोफाइल ऑफ द गियर टिप में पढ़ेंगे, तो प्रोफाइल ऑफ द गियर टिप में क्या हो गया कि प्रोफाइल कितने टाइप की होती है, साइक्लोडल एंड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, गियर प्रोफाइल। ठीक है, फॉर्म ऑफ द गियर प्रोफाइल देख लिए हम।
1 mm ऑफ वाटर गेज क्या होता है? 1 mm ऑफ वाटर गेज किसके बराबर होता है? जब आप पानी नापते हैं तो उससे ही पता चलता है। एक जार लेंगे, उस पे एक स्केल लगी रहेगी, है ना, और उसको बारिश में रखेंगे, तो वो उसमें पानी कितना देर में कितना आया, मान लो 2 mm आया, 3 mm आया, तो उससे पता चलेगा कि आपको कितना प्रेशर वो जनरेट करेगा। तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, mm का होता है मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? 1 mm इज इक्वल टू 9.8 पास्कल। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। 1 mm ऑफ वाटर गेज किसके बराबर होता है? 9.8 पास्कल। 1 mm ऑफ वाटर गेज किसके बराबर होता है? 9.8 पास्कल। ये हम जनरली आपके माइंड्स में बारिश को कैलकुलेट करने के लिए एक एक कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां पे आपको ऐसे जार रखेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे कि कितना देर में कितना पानी आया, उससे पता चलेगा। ठीक है, कितना बारिश हुआ, कहीं 25 हुआ होगा, कहीं 5 हुआ होगा, तो उससे पता चलेगा कि कितना बारिश हुआ है। तो वो कितना, 1 ऑफ अगर वाटर किसके बराबर होता है? 9.8 पास्कल। या 9.8 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये सब हट जाएगा, ओनली ऑप्शन बचेगा 10 पास्कल, क्योंकि ये ही नियरेस्ट है। ठीक है, बट एग्जैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि 1 mm वो वाटर गेज किसके बराबर होता है। बकेट टीथ जो रहता है, बकेट टीथ किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है। ये बकेट रह गया हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का, या कोई भी एक्सकेवेटर हो गया, उसका बकेट है। तो बकेट में अलग यहाँ टीथ लगे होते हैं, जो आपका नीचे वेस्ट मटेरियल या कोल मटेरियल या आपका मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, उसको डिग करने में या फिर उसको काटने के काम में आता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हार्ड रॉक को काट देगा, बट ये हेल्प करता है, तो लूज मटेरियल को उठाने में मदद करता है। कभी कभी हार्ड मटेरियल जो उतना हार्ड नहीं है उसको काट देता है। तो ये टिप यूज होते हैं। तो यहाँ यही पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज कितने परसेंटेज यूज होता है? जो भी ये बकेट के जो तीत होते हैं ना, उसमें ये तीत खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तीत को वापस रिप्लेस किया जाता है। तो जो हार्डनेस ऑफ द मैग्नीज स्टील इज 11.2 परसेंटेज मैग्नीज, इंक्रीज अप टू द 15%। मतलब 11 से 15% हम लगभग मैग्नीज यूज करते हैं इस आपने तिथ बनाने में। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। 11 से लगभग 15% यूज कर रहे हैं। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। पावर फैक्टर है आपकी, कोई सिंक्रोनस मोटर है, उसमें पावर फैक्टर का क्या यूज है वो बताना है। तो पावर फैक्टर का कोई यूज है क्या? एक होता है लेगिंग, एक होता है लेगिंग और लीडिंग। सो पावर फैक्टर जो सिंक्रोनस मोटर का है ना, पावर फैक्टर, वो आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी कर सकते हैं। पावर फैक्टर को आप वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कर सकते हैं, मे बी वेरी। कहाँ कहाँ वेरी करेगा? ये फुल लोड पे इस तरह का ग्राफ है, ये देखो, ये इस तरह का। नो लोड पे इस तरह का ग्राफ है, तो इट कैन बी वेरी। तो लेगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर के बीच में आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका पावर फैक्टर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस उसको वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीडिंग लीडिंग पावर फैक्टर एंड लेगिंग पावर फैक्टर के बीच। ठीक है, इस पीपीटी के 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से मेरे को कोई फोटो इमेज वीडियो बनेगा तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा। ठीक है, अगली पीपीटी लेते हैं जिसमें हम पी वाई क्यू
2021 के डिस्कस करेंगे। The surface tension of the mercury at a normal temperature is that of, पहले तो पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होता है क्या, तब बता पाएंगे ना आप। सरफेस टेंशन ये आपने पढ़ा होगा, जनरली आप लोग पढ़ते ही हैं। कब पढ़ते हैं सरफेस टेंशन को? आप 11th 12th में तो बहुत बार पढ़े होंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए होंगे फिजिक्स में। कि एक हमको तो एक बार बताया था कि एक पक्षी है, उसके पैर है, उस पे वो अगर पानी पे बैठा है तो उस जानवर के या कीड़े के जो चारों पैर अगर इस पे रखे गए हैं तो उस पे टेंशन कितना अप्लाई होगा, सरफेस टेंशन कितना अप्लाई होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, तो उसमें पहले एक फिंगर का पता था, उससे पांचों फिंगर का निकाले, उससे उसके सारे हाथ पैर के निकाले, उससे पता चल पाता था कि कैसे निकाला जाए। तो सरफेस टेंशन सब पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स, एक फोर्स है जो एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब जो भी पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है ना। ये नहीं कि आप सरफेस पे रखे हो तो सरफेस टेंशन मतलब कोई हार्ड सरफेस, ये लिक्विड के द्वारा, लिक्विड सरफेस के द्वारा किसी यूनिट पर यूनिट लेंथ पे लगाया जाता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूनिट जो होता है वो होता है डाइन पर सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा डायरेक्ट कि यूनिट क्या होती है। डाइन पर सेंटीमीटर, इसको डाइन को DYN लिखते हैं, ठीक है। इसको न्यूटन पर मीटर में भी लिखते हैं, अगर ऐसा ही यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन पर यूनिट, अगर CGS यूनिट पूछा जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ टेम्परेचर एंड लिक्विड टाइप। टेम्परेचर जनरली आप जब भी बढ़ाएंगे तो आपका सरफेस टेंशन है वो कम होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन है वो जनरली कम होता है, ठीक है। जो मरकरी है, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल, है ना। मेटल तो है बट वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ओनली मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। विच हैव द वेरी हाई सरफेस टेंशन, जिसका बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन है, ठीक है। और इसका जितने भी लिक्विड है सब में ज्यादा मरकरी का ही माना जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो मरकरी का सरफेस टेंशन है लगभग 500 mn पर मीटर, और जो वाटर है उसका होता है 72 mn बाई मीटर। तो लगभग कितना गुना हो गया, 7 से 8 गुना। तो the surface tension of the mercury at a normal temperature is the higher than the water। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बट मैंने आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी कि कभी भी आपको सरफेस टेंशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका कंपैरिजन क्या है, वो कितना हो सकता है ना, वो चीजें जानकारी दी है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई डिफिकल्टीज ना हो, ठीक है। ये देख लो आप, और भी वाटर का लगभग 75 71 के आसपास रहता है, मरकरी का लगभग 450 के आसपास रहता है। इसके अलावा इथेनॉल, इनमें भी कुछ देखने योग्य हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुक्रोज, सोडियम वगैरह, तो हल्का फुल्का आइडिया ले सकते हैं, ये चार्ट मैंने दे दिया है। अब आते हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन बाय द यूजिंग द टू और मोर लिफ्टिंग अप्लायंसेस। दिनेश जी, थ्योरी क्लास आपकी अलग से चल रही है,
कोई ना कोई सर ले रहे होंगे माइन मशीनरी की। मेरे को पीवाईक्यू का बोला गया है तो मैं पीवाईक्यू आपके कवर कर रहा हूँ, है ना। अगर मुझे बोला जाएगा किसी न किसी थ्योरी क्लास को लेने को तो मैं डेफिनेटली लेना पसंद करूँगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका चैट का आंसर लेट दिया है क्योंकि मुझे लाइव में कम लोग दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, कभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग देखें तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आए। ठीक है, ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू 2021 फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर सर्टिफिकेट माइन मशीनरी की क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लिफ्टिंग ऑपरेशन बाय द यूजिंग द टू और मोर लिफ्टिंग अप्लायंसेस, मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो दो चीज़ों को यूज करके किसी अप्लायंस को उठाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। ठीक है, ये देखो इमेज, फोटो देखना जरूरी है, क्लियरिटी आती है। तो ये आपका एक ऐप, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो जिसमें इस वेट को आपको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो आप दो क्रेन यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं टेंडम लिफ्ट। जब भी आप किसी एक सोर्स को दो, एक वेट को दो सोर्स से उठाते हैं उसको हम बोलते हैं टेंडम लिफ्ट। ये याद होना चाहिए। टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन भी होती है जो अभी अपने इस क्लास का पार्ट नहीं है, वरना टेंडम की कितना कितना वेट लगेगा, टेंडम टेंडम लिफ्ट कैलकुलेशन भी होती है। ठीक है, हल्का सा बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं अगर चाहिए तो, क्यूरियोसिटी हो तो। ठीक है, बट बोलते इसको टेंडम लिफ्ट है कि जब आप लिफ्टिंग ऑपरेशन बाय द टू और मोर लिफ्टिंग अप्लायंसेस इज कॉल्ड एज टेंडम लिफ्टिंग। जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूँ क्योंकि जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन लिए आपको बता दूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उससे क्या होगा कि अगर बाकी ऑप्शन पूछ लेगा तब आपको दिक्कत आ सकती है। कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या होती है? कॉम्प्लेक्स लिफ्ट मतलब कोई भी हेवी लोड है या उसको अलग अलग तरीके से, तो कॉम्प्लेक्स लिफ्ट इज द क्रेन लिफ्ट दैट इज नॉन रूटीन, मतलब हमेशा नहीं करते, कभी आ गया प्रॉब्लम कि उसको उठाना ही है और उसकी केयरफुली प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन करना होता है, सेफ्टी देखनी होती है, एफिशिएंसी से करना होता है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिफ्ट यार, है ना। ये आपको पता नहीं है, बस प्लानिंग करनी पड़ेगी, एकदम से कोई टास्क आ गया है। ठीक है, मान लो आपका डंपर गिर गया, आपको पता नहीं, हमेशा थोड़ी ना करते हो आप, रेगुलरली काम नहीं करते हो, अब गिर गया, किस एंगल पे गिरा, अब उसको आपको लिफ्ट करके बाहर निकालना है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आप इरेगुलर लोड को उठाने को जो काम कर रहे हो उसको भी आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट बोल रहे हो, क्योंकि उसका जैसे मान लो किसी अलग शेप का है तो वो भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता तो आपको कहाँ पे केबल बांधना है वो नहीं समझ में आएगा, है ना। वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बांधा जाए और कैसे लिफ्ट किया जाए। ठीक है, हैजार्डस मटेरियल हो कोई, उसको लिफ्ट करना हो, वो भी कॉम्प्लेक्स है। टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आती है, रिगिंग, तो ये सब अपन देखिए लिफ्टिंग ऑपरेशन में। अब केयरफुली लिफ्ट वो केयरफुली करेंगे, ऐसा कुछ हैवी लिफ्ट मतलब बहुत भारी वाला वजन उठा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स देख लिए, टेंडम देख लिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ तो सिंपल सा ऑप्शन, अगर टेंडम आपको पता था तो आप टिक करके आ सकते थे। ये आपका हेवी लिफ्ट है, बहुत सारी भारी मशीन को आप उठा के लेके जा रहे हैं, ये हो गया आपका हेवी लिफ्ट। सिप सिपोलेटी वियर, सिपुलेटी वियर क्या होता है? आप केनाल देखे हैं कभी? आपका अगर पौंड है तो वहां से आपके खेतों में केनाल, या इंदिरा गांधी राजस्थान में एक केनाल है जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है। बहुत बार नदियों से केनाल लेके जाते हैं गाँवों में, तो केनाल का शेप देखे हैं आप? वो के शेप इस तरह का होता है। ठीक है, और इससे पानी फ्लो होता है। तो इसका जो ये शेप जो है इसी के बारे में बात चल रही है कि सिपुलेटिव वियर इज ए वियर,
ये किस टाइप का है? सिपुलेटिव वियर इज द वियर इज, ये किस शेप का है? इस शेप का, ये देखो, ये शेप देखो, इसमें फ्लो डायरेक्शन जो भी हो, बट ये इस शेप का होता है। तो ये ट्रायंगुलर नहीं है, ट्रायंगुलर होता तो केवल ऐसा होता, ठीक है। सर्कुलर नहीं है, इस तरह का नहीं है। और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बिल्कुल, ये देखो रेक्टेंगुलर, ये वाले रेक्टेंगुलर है, ये वाला रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर भी नहीं है। ट्रायंगुलर या 90 नोच वी नोच नहीं है, ये है सिपुलेटिव वियर, जिसको हम ट्रेपोजोइडल बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल, ट्रेपेजोइडल, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, डायग्राम से सही से समझ में आ रहा होगा कि सिपुलेटिव वियर क्या होता है। ये PYQ 2021 के क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, कभी पढ़ा नहीं है, पहला तो आपको कोशिश करना है कि मुझे 9506512941 पे आप पूछ सकते हैं मैसेज करके कि ये चीज़ नहीं समझ में नहीं आया, हम अगली क्लास में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे ही समझा देंगे। अगर मान लो फिर भी समझ नहीं आया, सब चीज़ें देख ली, सोर्स देख लिया, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उस क्वेश्चन को रटना जरूर है। आंसर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि 2023-24 का छोड़ दें तो 2023 तक मैं देखा तो 60 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो बेनिफिट क्या है उसमें, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। डायरेक्शन ऑफ द रोटरी डीसी सीरीज मोटर, अगर डीसी सीरीज मोटर है, कोई भी डीसी सीरीज मोटर है, उसका डायरेक्शन आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड। देखो यार, मैं अभी 5-7 दिन से इसलिए क्लास नहीं ले रहा था PYQ का, क्योंकि एक तो 3-4 पेपर ही है प्रीवियस ईयर के, तो मैं धीरे धीरे भी चल सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्लासें हो रही थी, तो मैं सोचा थोड़ा गैप दे के भी कर सकते हैं। दूसरा ये था कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था और ज़्यादा ही बुखार उखार आ गया था 5-6 दिन, तो मैं उससे प्रिपेयर नहीं था। और PPT बनाने में आपको पता ही है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह से खंगालता हूँ, मटेरियल जुगाड़ता हूँ कि उस चीज़ को कैसे आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द DC सीरीज मोटर कैन बी चेंज। आपको DC सीरीज मोटर है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? देखो ये DC है, फ्लो ऑफ करंट है, पोल है, रोटेशन है। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन इस तरह है, आपको अगर इस तरह करना है, तो आप क्या करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला आता है फाई इंटू आई ए। अगर आपने फाई फ्लक्स को चेंज कर दिया, एमेचर करंट दोनों को चेंज कर दिया, तो रोटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों को अगर एक साथ चेंज किया तो आपका रोटेशन चेंज नहीं होगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इफ द पोलराइजेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज, मतलब आपने वोल्टेज और सप्लाई टर्मिनल दोनों को चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एमेचर है उसके करंट बहुत, क्योंकि अगर आपने उसके वोल्टेज और सप्लाई टर्मिनल है, अगर ये सप्लाई टर्मिनल इनको बोल रहे हैं, वोल्टेज है, दोनों को अगर चेंज कर दिया, तो जो फील्ड है वो फील्ड है, मतलब फ्लक्स, फील्ड और एमेच्योर करंट दोनों ही चेंज हो जाएगा। अगर दोनों चेंज हो जाएगा तो रोटेशन जो है वो का वही सेम ही रह जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ DC करंट जो है, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, रोटेशन को अगर मान लो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करना है, तो आपको या तो फील्ड को चेंज करें, एक चीज को चेंज करना है, या तो आप फील्ड को चेंज कर दें या फिर एमेच्योर की वाइंडिंग को चेंज कर दें, ठीक है। तो इसमें आंसर तो ये हो गया ना, इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल। द नंबर ऑफ द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इन द V8 इंजन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई माइनिंग वाला इतना डीपली पढ़ रहा होगा। तो अगर V8 इंजन जो है उसमें नंबर ऑफ एग्जॉस्ट कितने होते हैं,
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कितने होते हैं? वो होते हैं दो। ये याद रखना है ना, कि इन द V8 इंजन हैज द टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, वन ऑफ द ईच बैक ऑफ द सिलेंडर, मतलब हर सिलेंडर में एक होता है। The exhaust manifold is the first part of the vehicle exhaust system and bolted to the engine block. It collects exhaust gases from the engine cylinders, head ports and direct them to the rest of the exhaust. ये ऐसा कुछ V8 इंजन दिखता है। आपको याद रहना चाहिए कि द नंबर ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इन द V8 इंजन कितने होते हैं? दो होते हैं। ये रटना है ना, क्योंकि आप जाके V8 इंजन के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे उतना मुझे नहीं लगता जरूरी है। आप बस इसको याद रख ले कि ये क्वेश्चन अगर वापस रिपीट होए तो आपको आना चाहिए। द स्पेस बिटवीन द डिटेचिंग हुक ऑफ द cage suspension gear and detaching bell or the plate at the head gear structure when the cage is resting at the pit top। ये बोल रहा है कि जो डिटेचिंग हुक है ना, डिटेचिंग हुक जानते हैं ना कैसा होता है? डिटेचिंग हुक, डिटेचिंग हुक इस टाइप का होता है। ये है आपका डिटेचिंग हुक, डिटेचिंग हुक। जो तो बोल रहा है कि जो डिटेचिंग हुक है और जो सस्पेंशन गियर और डिटेचिंग बेल है उसके बीच में जब वो पिट टॉप पे होता है तो कितना shall not be less than the meter when the direct acting engine is used। डायरेक्ट एक्टिंग इंजन जब यूज कर रहे हैं, देखो आपको जाके आज है ना इंडियन कानून का सेक्शन 81 CMR 2017 सर्च करना है और ये पॉइंट आपको रट देने हैं क्योंकि इसमें वाइंडिंग के बारे में पूरा बता रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा क्लियरली पता हो जाएगा। तो उसी का ये पोर्शन है कि द स्पेस बिटवीन द डिटेचिंग हुक मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द अटैचिंग इट रूफ सेकल and the detaching bell and the plate when the cage or other mean of the conveyance it normal position at the top of the shaft shall be not कम से कम 1.8 से कम नहीं होना चाहिए और 3 जब कौन सा 1.8 से कम कम नहीं होना चाहिए जब गियर इंजन हो और 3.6 से कम कम नहीं होना चाहिए जब डायरेक्ट एक्टिंग इंजन हो। डायरेक्ट एक्टिंग इंजन का पूछा गया है तो वो होगा 3.6 मीटर। ठीक है, आज जाके सेक्शन 81 आज या कभी भी जब आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड में भी मिल जाएंगे ये वीडियो, तो उस समय आपको ये चीज जरूर देखनी है। What will be happen if the back EMF of the DC motors vanish suddenly? ये कह रहा है कि जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है? पहले तो बैक ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये बोल रहा है कि जो बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर है, अगर वो बिल्कुल एकदम से गायब हो गया, वेनिश हो गया, तो क्या होएगा? क्या हो जाएगा? एमेच्योर आपका खराब हो जाएगा। एमेच्योर में बी बर्न, कि जब बैक ईएमएफ है ऑफ डीसी मोटर सडन वेनिश द मोटर सर्किट विल ट्राई टू, मतलब आपकी जो मोटर है, मोटर का सर्किट उसी बैक ईएमएफ को मेंटेन करना चाहेगा। अगर मेंटेन करना चाहेगा तो वो क्या बहुत ज्यादा पावर सप्लाई से लेना चाहेगा। पावर सप्लाई से जब लेगा तो दिस कोज द इंटायर सप्लाई वोल्टेज टू अपियर अक्रॉस द एमेचर।
और अमेच्योर से सारा करंट फ्लो होगा, जिससे कि हैवी करंट फ्लो होने से आपका बर्न द अमेच्योर वाइंडिंग। ठीक है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपका बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर है वो एकदम से चला गया, तो क्यों आपका एमेच्योर खराब होता है? क्योंकि एकदम से वो एमेच्योर उतना ही बैक ईएमएफ मेंटेन करना चाहेगा, तो एक्स्ट्रा करंट खींचेगा, और एक्स्ट्रा करंट आएगा एमेच्योर के थ्रू पास होएगा, तो एमेच्योर आपका आर्मेचर बोलना चाह रहा हूँ, एमेच्योर एमेच्योर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, जो आपका आर्मेचर है वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर से सारा करंट पास होना चाहेगा, सबसे बहुत ज्यादा करंट पास कर गया तो ये जल जाएगा। ये मिक्सीज होगा ना, जो आपके घरों में मिक्सी नहीं यूज होती, तो मिक्सी में कौन सी मोटर यूज होती है वो बताना चाह रहा है। तो वो यूनिवर्सल मोटर यूज होती है आपके घर में, जो मिक्सी होती है ना। तो मिक्सी हो गया या फिर आपका टूल बॉक्स हो गया, जो ड्रिल मशीन है, उन दोनों में ही आप कौन सी मोटर यूज करते हो? यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर इज कॉमनली यूज इन द मिक्सर, मिक्सर्स बोथ इन एसी एंड डीसी हैव द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, हाई स्पीड होता है। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, मिक्सर हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, उन सब में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। द वेलोसिटी रेशियो फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ द पुली। देखो, ये तीन प्रकार का सिस्टम यूज होता है पुली में। फर्स्ट सिस्टम पुली, सेकेंड सिस्टम पुली, थर्ड सिस्टम पुली। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम पुली में 2 की पावर n, सेकेंड पुली में n, थर्ड सिस्टम थर्ड थर्ड सिस्टम में क्या होता है? 2n-1। तो द वेलोसिटी रेशियो फॉर द फर्स्ट सिस्टम पुली विल बी 2 की पावर n। ये 2 की पावर n है। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर n-1। तो देखते हैं पुली के बारे में भी। A system of the arrangement of the one or more pulley may provided simple lifting machine. It functions just performing the change of the direction of the applied force. किस तरह से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट, पुली आर क्लासिफाइड फर्स्ट ऑर्डर पुली, सेकंड ऑर्डर पुली, थर्ड ऑर्डर पुली। ठीक है, इस वाले में 3 मूवेबल पुलीज है। अगर मान लो ये फिक्स वाली पुली हो गई, तो ये 1 2 3 पुली है जो मूवेबल है। तो इट इज नोटेड एंड सिस्टम कंसिडर देयर आर द 3 मूवेबल पुली, है ना। तो इसका जो वेलोसिटी होगा 2 की पावर 3 होगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा। अगर 2 मूवेबल होता है 2 की पावर 2 होता, और 1 होता तो सो इन जनरली द फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर पुली सिस्टम बोल रहे हैं, जो इस तरह से होती है। तो वी आर जनरेट टू इज 2 की पावर n। तो 2 की पावर n इज द वी आर। तो फर्स्ट ऑर्डर पुली में क्या होगा? 2 की पावर n। सेकंड ऑर्डर पुली का याद रखना है n होता है, थर्ड पुली का 2n-1 होता है ना। मैंने सभी का बता दिया है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। अगर मान लो इस बार फर्स्ट वाला पूछा है, अगली बार सेकंड या थर्ड, कोई भी पूछ सकता है। What would be the RPM for accelerating the engine for maintaining it for the few seconds during the testing of the dump arc? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करें, फिनिश कर देंगे, क्योंकि आपकी 11 बजे से एक और क्लास है। What would be the RPM for accelerating the engine for maintaining it for the few seconds during? ये कह रहा है कि जब भी आपको RPM कितना मैनेज करना होता है, जब आप भी डंप में हो या पार्किंग में हो, तो आपको RPM कितना मैनेज करना है?
कुछ सेकंड के लिए आप एक आरपीएम चलाते हैं, फिर जो भी काम करना है वो करते हैं, तो वो मेंटेन करना है 1200 आरपीएम। और ये आपको सर्कुलर चेक करते रहने हैं, डीजीएमएस के चेंज होते रहते हैं, बट अभी शायद 1200 आरपीएम है। मतलब जो इस टाइम पे जो पेपर हुआ था उस अकॉर्डिंग 1200 आरपीएम उन्होंने आंसर माना था। सो व्हाट वुड बी द आरपीएम फॉर एक्सेलरेटिंग द इंजन फॉर मेंटेनिंग इट फॉर द फ्यू सेकंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ द डंप पार्क इज 1200 आरपीएम। चलिए यहाँ से कल देखते हैं।